नमस्कार साथियों, बेंसला क्लासेज पर आपका स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि हम सभ्यताएं पढ़ रहे थे राजस्थान जीके में, तो 2 पार्ट हमने इसके पहले अपलोड कर दिए हैं। ये तीसरा पार्ट है, इसमें हम सभ्यताओं को पूरी तरह कंप्लीट कर लेंगे। तो साथियों चलो शुरू करते हैं। एंड इस क्लास की जो आपको PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप वहाँ पर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए साथियों, आज जो है हमने बैराट सप्ताह पढ़ेंगे। इससे पहले हम कालीबंगा सभ्यता, आर्य सभ्यता और गणेश्वर सभ्यता को पढ़ चुके हैं, और जितनी बाकी सभ्यताएं रही हैं जिनमें मोस्ट बातें उनको लिख लेंगे, और उनकी जो कहाँ किस नदी के किनारे किस जिले में पाई गई, बस इतना ही उनके बारे में याद रखना है। तो अब बैराट सभ्यता शुरू करते हैं। ठीक है साथियों, तो बैराट सभ्यता आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जो बैराट सभ्यता है साथियों, सबसे पहले हम बात करें ये कहाँ पाई गई। तो जो बैराट सभ्यता है ये जयपुर जिले में बाणगंगा नदी के किनारे। कहाँ? तो बाणगंगा नदी के किनारे। और जो बाणगंगा नदी है ये जयपुर जिले में है। तो यहाँ पर जो है ये जयपुर जिले में विराटनगर में इस बैराट सभ्यता का जो पुराना नाम है बैराट को, इसको विराटनगर के नाम से जानते हैं, जिसका उल्लेख महाभारत में पाया जाता है। तो साथियों इसमें आपको ये याद रखना है कि जो है ये जयपुर जिले में, कहाँ? जयपुर जिले में। और ज़्यादा याद रखें तो साथियों लिख सकते हैं बीजक, गणेश और भीम डूंगरी के पास। तो यह वहाँ पर जो पहाड़ियाँ स्थित हैं छोटी छोटी, उनका नाम है ये बीजक की पहाड़ी, गणेश की पहाड़ी और भीम की डूंगरी के नाम से इनको जाना जाता है। तो इसका जो एक और नाम है वो था, प्राचीन नाम में है इसका विराट नगर। और साथियों जो विराट नगर है ये याद रखना है आपको मत्स्य जनपद की राजधानी रही है। जो मत्स्य जनपद था ये जयपुर के कुछ क्षेत्र, अलवर इस साइड में जो महाभारत काल का जो मत्स्य क्षेत्र था वो फैला हुआ था। तो साथियों अब एक और बात यहाँ से निकल के आती है, जो विराटनगर या मत्स्य जनपद या फिर जो बैराट सभ्यता है, इसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है। तो साथियों याद रखना है सर्वप्रथम उल्लेख महाभारत से मिलता है। महाभारत से मिलता है, ये आपको याद रखना है। ये पहले भी एक एग्जाम में पूछा जा चुका है और अब भी इसके चांस हैं। इसके बाद साथियों बात करते हैं आगे कि इसकी खोज किसने की और इसका जो सर्वेक्षण उत्खनन किसने किया। तो चलिए साथियों बात करते हैं इसकी खोज की। तो जो साथियों इसकी खोज है ये आपको याद रखना है 1936 ईस्वी में की गई। सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई? तो उनका नाम है साथियों दयाराम साहनी। ये नाम आपको याद रखना है, दयाराम साहनी। ठीक है साथियों, इसके बाद इसकी बात करें, इसका सर्वेक्षण और उत्खनन किसने किया। तो हम बात करते हैं इसके उत्खनन की। तो सभ्यताओं में मोस्टली यही पूछा जाता है खोज किसने की, इसका उत्खनन किसने किया। तो उत्खनन की बात करें साथियों तो ये किया था 2 लोग हैं। कौन कौन? एक तो है कैलाश दीक्षित, आपको नाम याद रखना है कैलाश दीक्षित।
और एक है नीलरत्न बनर्जी। नीलरत्न बनर्जी ये इसके उत्खनन करता है। ठीक है साथियों, इसके बाद जो बैराट सभ्यता की जो मोस्ट बात है वो ये है कि, और साथियों यहाँ पर इससे पूर्व भी जो जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह थे उनके शासन काल में भी यहाँ पर एक बार खुदाई हुई थी, तो वो भी आपको याद रखना है। सवाई राम सिंह के काल में, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, सवाई राम सिंह के शासन काल में किसके द्वारा की गई। तो साथियों सवाई राम सिंह के एक किलेदार थे जिनका नाम था कीताजी खंगारोत। कीताजी खंगारोत के नेतृत्व में यहाँ पर पहले भी जो उत्खनन कार्य है वो हुआ था। और यहाँ से उस टाइम क्या प्राप्त हुआ था, तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ से एक स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हुई थी। मंजूषा का मतलब मंजूषा का तात्पर्य है कलश, यानी कि यहाँ से एक स्वर्ण कलश प्राप्त हुआ था, ये आपको याद रखना है। इसके बाद साथियों जो ये मंजूषा प्राप्त हुई तो इसमें ऐसा माना जाता है कि इस मंजूषा में जो भगवान बुद्ध थे, गौतम बुद्ध, उनके अस्थि अवशेष थे, ऐसा माना जाता है। तो ये भी हम लिख लेते हैं कि जो मंजूषा थी या कलश था, स्वर्ण कलश था, इसमें भगवान बुद्ध की अस्थियों के अवशेष पाए गए। ये भी आपको याद रखना है। कभी कभी सवाल ऐसे पूछ लिया जाता है राजस्थान की किस सभ्यता से भगवान बुद्ध का संबंध रहा है। ठीक है साथियों, इसके बाद बात करें तो यहाँ पर एक अंग्रेज अधिकारी जो कैप्टन रॉबर्ट थे वो यहाँ पर घूमने आए थे, और वो यहाँ पर आए थे 1837 में। तो आपको याद रखना है साथियों क्या कि 1837 में जो यहाँ पर कौन आए थे, कैप्टन रॉबर्ट घूमने आए थे। कैप्टन रॉबर्ट, तो साथियों जो कैप्टन रॉबर्ट हैं, यहाँ जो ये बीजक की डोंगरी है यहाँ पर आए थे। कहाँ आए थे साथियों, बीजक की डोंगरी। तो साथियों यहाँ पर जो आए थे तो उनको यहाँ पर एक मौर्यकालीन शिलालेख मिला था। किसका, सम्राट अशोक का शिलालेख। सम्राट अशोक का शिलालेख मिला था, ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है। सम्राट अशोक का शिलालेख, जिसको भाब्रू शिलालेख भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, भाब्रू शिलालेख। ये आपको याद रखना है कि यहाँ 1837 ईस्वी में कैप्टन रॉबर्ट जो कि एक अंग्रेज अधिकारी थे वो घूमने आए थे कहाँ, बीजक की डोंगरी पर, और उनको यहाँ से सम्राट अशोक का मौर्यकालीन एक शिलालेख मिला जिसको भाब्रू शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से एक प्रश्न ये भी क्लियर हो जाता है मौर्यकालीन अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो वो भी बैराट सभ्यता से ही मिले हैं। इसके बाद साथियों बात करते हैं कि जो ये शिलालेख था भाब्रू शिलालेख, ये पहिए पर खुदा हुआ मिला। जैसे कि आजकल हम कोई पत्र या समाचार पत्र या कोई लेख करके रख देते हैं, तो पहले के टाइम पे जो राजा महाराजा होते थे वो करते थे, वो पत्थरों पर खुदाई करवा देते थे, जिससे कि ये सारी बातें जो आने वाली पीढ़ी उन तक पहुंच पाएँ। तो उस टाइम जो अपनी यशोगाथा होती थी शिलालेखों में उनको ही लिखवाया जाता था प्रशस्तियों में। तो इनके बारे में हम अगली जो वीडियो होगी, जो अगली क्लास होगी, उसमें बात करेंगे।
तो ये जो शिलालेख है कहाँ प्राप्त हुआ, एक पहिए पर। और इसकी जो शैली थी, जैसे कि आजकल हम देवनागरी लिपि में हिंदी को लिखते हैं इस प्रकार से, उस टाइम जो शैली थी वो थी बुस्टोफिदन शैली, बुस्टोफिदन शैली। तो आपको याद रखना है, जो सम्राट अशोक का ये शिलालेख कैप्टन रॉबर्ट को बीजक की डूंगरी बैराट सप्ताह से मिला, जिसको भाब्रू शिलालेख के नाम से जाना जाता है। तो उसकी शैली कौन सी थी वो याद रखना आपको, बुस्फोटन शैली, बुस्टोफिदन शैली थी। ठीक है साथियों। और जो ये शिलालेख था, इससे जो सम्राट अशोक थे उनकी जो बौद्ध धर्म में आस्था थी उसके बारे में भी उल्लेख है, तो वो इसमें प्रकट होती है। और जो ये शिलालेख था इसमें नीचे 3 शब्द लिखे मिले हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है साथियों। ये जो तीनों शब्द हैं, ये बौद्ध धर्म है उसमें इनका तीनों शब्दों का बहुत ही महत्व है। इसलिए साथियों इससे पता चलता है जो सम्राट अशोक थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी रहे हों, या बौद्ध धर्म के प्रति उनकी बहुत ही गहरी आस्था थी। और साथियों एक बात और याद रखनी, जो सम्राट अशोक थे इनको इस शिलालेख में मगध का राजा उल्लेखित किया गया है। क्या? मगध का राजा। तो ये प्रश्न भी बनता है साथियों की भाब्रू शिलालेख में सम्राट अशोक को किस नाम से पुकारा गया है, किस नाम से उत्कीर्ण किया गया है। तो ये याद रखना आपको, उन भाब्रू शिलालेख में सम्राट अशोक को मगध का राजा कहकर पुकारा गया है। और साथियों इसमें गौ हत्या पर जो इन्होंने प्रतिबंध लगाया था उसके बारे में उल्लेख है, लेकिन ये ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। इसके बाद बात करते हैं कि जो ये शिलालेख था, कौन सा? भाब्रू शिलालेख। भाब्रू शिलालेख। तो साथियों इसको 1840 में, 1837 में तो ये कैप्टन रॉबर्ट को मिला था, लेकिन 1840 ईस्वी में इस शिलालेख को, जो ये चट्टान पर जो पहियनुमा संरचना थी वहां से इसको काटा और फिर कोलकाता संग्रहालय में ले जाया गया। कहाँ ले जाया गया? कोलकाता संग्रहालय। कोलकाता संग्रहालय ले जाया गया। ठीक है साथियों। इसके बाद बात करते हैं कि जो ये शिलालेख है क्या अभी भी कोलकाता संग्रहालय में है। तो साथियों ये जो शिलालेख है रॉयल एशियाटिक सोसाइटी बंगाल के कलकत्ता संग्रहालय में रखा हुआ है, यानी कि आज भी ये कोलकाता संग्रहालय में ही है, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी बंगाल के कलकत्ता संग्रहालय में। तो इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, आप ये याद रख लें जो भाब्रू शिलालेख है इसको 1840 ईस्वी में कोलकाता संग्रहालय में ले जाया गया। ठीक है साथियों। इसके बाद एक बात आती है 1871-72 ईस्वी की, क्योंकि ये शिलालेख की बात यहाँ खत्म होती है। इसके बाद 1871-72 ईस्वी की बात आती है, वो आपको याद रखनी है साथियों कि यहाँ पर एक अंग्रेज अधिकारी और थे जिनका नाम था क्या? कार्लाइल। उन्होंने इस क्षेत्र को, जब उनको पता चला कि यहाँ से मौर्य कालीन सम्राट अशोक के भी वो मिले हैं शिलालेख, बुद्ध के भी अवशेष मिले हैं अस्थियों के, तो उन्होंने इस क्षेत्र का गहन सर्वेक्षण किया, यानी कि यहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा खोज की, रिसर्च करी। तो साथियों उनको जब उन्होंने खोज की तो ये जो बीजक की पहाड़ी के पास में भीम की डूंगरी नाम से और एक पहाड़ी है। क्या? भीम की डूंगरी। तो साथियों जो भीम की डूंगरी है यहाँ पर उनको एक और शिलालेख मिला, सम्राट अशोक का शिलालेख और मिला, एक और सम्राट अशोक का शिलालेख।
एक भाबरू शिलालेख वो पहले मिल गया, ये दूसरा शिलालेख और इनको यहाँ से मिला। तो ये भी याद रखने योग्य बात हो जाती है कि 1871-72 ईस्वी में कालाएल को जो अशोक का शिलालेख था वो किस जगह से मिला, तो वो हो जाएगा भीम की डूंगरी। ठीक है साथियों, और बात करते हैं कि इस सभ्यता में 1999 ईस्वी में जो बीजक की पहाड़ी है, बीजक की पहाड़ी, तो यहाँ से साथियों जो बीजक की पहाड़ी है यहाँ से बौद्ध विहार यानी कि बौद्ध मंदिर स्तूप, जो बौद्ध स्तूप थे उनके 1-2 स्तूप यहाँ भी मिले हैं। और जो भगवान बुद्ध थे उनकी बुद्ध की मथुरा शैली में बनी मूर्ति, मथुरा शैली में बनी मूर्ति, तो ये भी आपको याद रखना है साथियों कि 1999 में जो ये बैराट सप्ताह है, जो बीजक की पहाड़ी है, वहाँ से बौद्ध मंदिर, स्तूप और बुद्ध की मथुरा शैली की एक मूर्ति भी मिली है। और इस सभ्यता की एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जो सर्वप्रथम मंदिर के अवशेष भारत में कहीं मिले हैं तो वो मिले हैं बैराट सप्ताह से। तो भारत में सर्वप्रथम मंदिर के अवशेष, सर्वप्रथम मंदिर के अवशेष भी कहाँ से मिले हैं साथियों, तो इसका आंसर भी हो जाएगा बैराट सभ्यता। और इसके बाद बात करते हैं साथियों यहाँ से सम्राट अशोक के आज सिक्के, पंचमार सिक्के, हूण, मिहिर, कोल, तोरमान, यूनानी शासक मिंडियार की मुद्राएं भी मिली हैं। यहाँ से जो प्राप्त लिपि है वो शंख लिपि है। लेकिन साथियों इतना ज़्यादा आपको याद रखना इम्पोर्टेंट नहीं है बीएसटीसी और पीटीटी के दृष्टिकोण से। तो एक बात और बता देते हैं इम्पोर्टेंट, जो ये भीम की डूंगरी है, भीम की डूंगरी, यहाँ पर एक गड्ढा मिला है साथियों जिसको भीमताल कहा जाता है, भीमताल कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि भीमताल, भीम की डूंगरी बैराट सप्ताह से प्राप्त हुआ। कहते हैं कि जो भीम ने यहाँ पर लात मारी थी, जब द्रौपदी को प्यास लगी थी तो उन्होंने यहाँ चट्टान में लात मारकर पीने का पानी निकाल दिया था, तो इसको भीमताल कहा जाता है। ठीक है साथियों, और फिर जो सर्वाधिक जो शैल चित्र हैं वो भी कहाँ मिले हैं, बैराठ में। तो ये भी आपको याद रखना है, बैराठ सभ्यता से सर्वाधिक शैल चित्र, क्या, शैल चित्र। ठीक है साथियों, और जब ये सर्वाधिक शैल चित्र मिले हैं तो इस कारण से बैराठ सभ्यता को एक उपनाम भी दिया गया है जिसको क्या कहते हैं, ये आपको याद रखना है, प्राचीन युग की चित्रशाला। क्या साथियों, प्राचीन युग की चित्रशाला, प्राचीन युग की चित्रशाला। तो साथियों ये आपको याद रखना है, परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है प्राचीन युग की चित्रशाला किस सभ्यता को कहा जा सकता है। और साथियों अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और अपने जितने भी दोस्त हैं उनके साथ शेयर करें, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाएं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक हमारी बात पहुंच सके। इसके बाद बात करते हैं साथियों, जो हेनसांग जो चीनी यात्री थे उनका उल्लेख भी बैराठ सप्ताह के अंतर्गत मिलता है। तो वो कैसे, वो देखते हैं। तो जो इसको हम लिखते हैं अगले, हेनसांग, तो याद रखना है ये कौन था, एक चीनी यात्री था, चीनी यात्री। और राजस्थान में कहाँ आया सर्वप्रथम, भीनमाल जालौर में,
एक जगह है, वहाँ पर ये सबसे पहले राजस्थान में आया। ठीक है साथियों, और ये हर्षवर्धन काल में आया था, लेकिन इतना ज़्यादा याद नहीं रखना। हाँ, एक और पॉइंट है, हिंसांग को यात्रियों जो तीर्थ यात्री हैं उनमें राजकुमार कहा जाता है। क्या? तीर्थ यात्रियों में राजकुमार। और साथ ही जो बैराट सप्ताह के संबंध में जो इनकी बात है, तो वो ये है कि इन्होंने जो बैराट सप्ताह है, बैराट, तो बैराट के लिए जो इन्होंने शब्द प्रयुक्त किया वो था पारी नहीं साथियों, पारयात्र। क्या कहा साथियों? पारयात्र कहा, पारयात्र। तो एक उपनाम ये भी आपको याद रखना है कि जो हिंसांग चीनी यात्री था उसने बैराट सप्ताह को किस नाम से पुकारा या बैराट को क्या नाम दिया, तो पारयात्र आपको याद रखना है। और एक बात और करें, जो ये हिंसांग था इसने एक किताब लिखी थी अपनी, जो यात्रा वृत्तांत था, जो भारत में ये घूमा था, तो उसको पुस्तक थी इसकी, पुस्तक। तो ये भी पूछ लेता है हिंसांग की पुस्तक का नाम क्या था, तो पुस्तक का नाम था इनकी सी यू की। ठीक है साथियों, और यहाँ पर ये जो बैराट सप्ताह है इससे संबंधित सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट हमने पढ़ लिए हैं। इसके बाद शायद ही कोई प्रश्न हो जो इससे बाहर आपसे पूछा जाए। तो साथियों इसके बाद अभी सभ्यताएं लगभग जो मोस्ट थी वो हो चुकी हैं। इसके बाद जो छोटी छोटी सभ्यताएं हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं आगे। तो आगे बात करते हैं तिलवाड़ा सभ्यता। साथियों तिलवाड़ा सभ्यता इतना याद रखना है, लूनी नदी के किनारे, लूनी नदी के किनारे बाड़मेर जिले में। और साथियों इसके बाद बात करें तो आपको यहाँ पर याद रखना है जो इसका उत्खनन था, उत्खनन, तो ये आपको याद रखना है, डॉक्टर BN मिश्र के द्वारा किया गया था तिलवाड़ा बाड़मेर का जो उत्खनन था। ठीक है साथियों, और एक बात और है, ये प्रागैतिहासिक व उत्तर पाषाण कालीन सभ्यता है, उत्तर पाषाण कालीन। और साथियों जो तिलवाड़ा बाड़मेर है इसका आपको एक बात और याद रखना है, प्राचीनतम पशुपालन के जो अवशेष हैं वो कहाँ से मिले? तिलवाड़ा बाड़मेर से। लेकिन ये आपको याद नहीं रखना, आपको सिर्फ ये चीज़ याद रखनी, तिलवाड़ा सभ्यता के बारे में, लून नदी किनारे बाड़मेर जिले में उत्खनन कार्य डॉक्टर BN मिश्र, और प्रागैतिहासिक कालीन व उत्तर पाषाण कालीन। ठीक है साथियों, फिर बात करते हैं अगली सभ्यता, सोंथी सभ्यता। तो इसके बारे में साथियों सिर्फ इतना याद रखना है, बीकानेर जिले में, बीकानेर जिले में पाई गई, और इसको कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है, कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। और जो इसका सर्वप्रथम उत्खनन था, सर्वप्रथम उत्खनन 1953 ईस्वी में किया था अमलानंद घोष के द्वारा, अमलानंद घोष। ठीक है साथियों,
इसके बाद हम अगली सभ्यता की बात करते हैं, बागोर सभ्यता। तो बागोर सभ्यता के बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें भीलवाड़ा जिले में पाई गई। कहाँ? भीलवाड़ा जिले में है, कोठारी नदी के किनारे। कोठारी नदी के किनारे। साथियों, सभ्यताओं में मोस्ट तो यही आपको जो जिले और जो कौन सी नदी के किनारे पाई गई ये ही याद रखने हैं। और बात करते हैं इसके उत्खनन की। तो साथियों, ये किया था डॉक्टर बी.एन. मिश्र। बी.एन. मिश्र कब किया था? 1967 से 69 के मध्य। और जो इसकी बात करें तो यहाँ पर इसकी जो मोस्ट बात है वो यही है कि भारत के प्राचीनतम पशुपालन के अवशेष कितने पुराने? तो साथियों वो लगभग 5000 वर्ष पूर्व के। ठीक है साथियों। और जो ये वीरेंद्रनाथ मिश्र या डॉक्टर बी.एन. मिश्र थे, तो इनके साथ ये जर्मनी के उत्खननकर्ता और थे, उनका नाम था L.S. लेस्निक। ये भी आप याद रख लेना। ठीक है साथियों। और बागोर सभ्यता के बारे में एक दो बात और है कि इसको आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। आदिम संस्कृति का संग्रहालय। और साथियों बात करते हैं तो यहाँ स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग भी मिलता है और इसको महासतियों का टीला भी कहा जाता है। लेकिन आप इतना याद रखना है, आदिम संस्कृति का संग्रहालय। और फिर बात करते हैं रेड सभ्यता। रेड सभ्यता ये पाई गई कहाँ? टोंक जिले में, निवाई टोंक में। और इसके बाद इसके उत्खननकर्ता वगैरह पूछे नहीं जाते, तो हम वो आपको शॉर्ट में ही करवाएंगे कि इसका एक उपनाम आपको याद रखना है रेड सभ्यता का। वो है क्या? प्राचीन भारत का टाटानगर। प्राचीन भारत का टाटानगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार मिला है। एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार, सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार कहाँ से मिला है? रेड टोंक से। ठीक है साथियों। और मातृ देवी गजमुखी यक्ष की मूर्तियाँ यहाँ से मिली हैं, लेकिन इतना आपसे पूछेगा नहीं। और बात करते हैं फिर अगली सभ्यता है गलुंड सभ्यता। गलुंड सभ्यता साथियों आपको ये याद रखना है, गलुंड सभ्यता कहाँ? बनास नदी के किनारे, राजसमंद जिले में। ठीक है साथियों, इसके बारे में सिर्फ इतना ही याद रखना है। फिर अगली सभ्यता जोधपुरा सभ्यता। ये कहाँ? जयपुर जिले में, सावी नदी के किनारे। कौन सी? सावी नदी के किनारे। ठीक है साथियों। फिर बात करते हैं अगली सभ्यता। आप देखो आगे, बालाथल सभ्यता। तो बालाथल सभ्यता की बात करें तो साथियों
ये आपको याद रखना है। बल्लभ नगर उदयपुर, बल्लभ नगर उदयपुर। ठीक है साथियों, इसके बाद हम बात करते हैं आगे। वो सभ्यता है कौन सी? नोह सभ्यता। नोह, इसके बारे में आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, भरतपुर में। और नदी याद रखो तो रख सकते रूपारेल नदी, रूपारेल नदी। ठीक है साथियों, इसके बाद बात करें, अगली सभ्यता है नगरी। तो नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ जिले में बेड़च नदी के किनारे, बेड़च नदी के किनारे। इसके बारे में आप एक बात और याद रख सकते हैं, सिवी जनपद की राजधानी, जनपद की राजधानी। जो जनपद काल था उसमें सिवी जनपद था, वो ये जो चित्तौड़गढ़ उदयपुर का क्षेत्र है यहीं पर था। तो ये जो नगरी है उस टाइम सिवी जनपद की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है साथियों, इसके बाद बात करते हैं रंग महल सभ्यता। रंग महल, तो रंग महल की बात करें तो रंग महल गंगानगर में, गंगा नगर सरस्वती नदी, सरस्वती नदी या घग्गर नदी के नाम से कालीबंगा में इस नदी के बारे में हमने डिटेल में बताया था। और जब नदियों वाला टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान का भूगोल तो वहाँ भी और डिटेल में बता देंगे। इतना याद रखना है, रंगमहल सभ्यता गंगानगर जिले में पाई गई, सरस्वती नदी के किनारे। और यहाँ एक बात और याद रखनी रंग महल के बारे में कि यहाँ से गुरु शिष्य की मूर्ति मिली, गुरु शिष्य की मूर्ति प्राप्त कहाँ से हुई? रंग महल सभ्यता से। ठीक है साथियों, और एक बात और याद रख सकते हैं कि यहाँ पर गोवर्धनधारी, गोवर्धनधारी मूंछों सहित कृष्ण की मूर्ति, मूंछ सहित श्री कृष्ण की मूर्ति, श्री कृष्ण की मूर्ति भी कहाँ से मिली है? तो साथियों ये भी आप याद रख सकते हैं, कहाँ से? रंग महल सभ्यता से। और इसके बाद और भी सभ्यताएं हैं साथियों, लेकिन उनमें इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपनी जानकारी के लिए लिख सकते हैं। जैसे कि भीनमाल सभ्यता, तो भीनमाल सभ्यता जालौर जिले में पाई गई। आगे बात करें मंडोर, ये पाई गई जोधपुर जिले में। फिर बात करते हैं, और जो मंडोर सभ्यता या जोधपुर है इसके बारे में आप एक बात याद और रख सकते हैं कि यहाँ से मंदोदरी की चवरी, मंदोदरी की चवरी, चवरी बोले तो मतलब फेरे, जो फेरे पड़ते हैं उनका जो मंडप होता है उसको चवरी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो रावण थे वो जोधपुर में ही उनकी शादी हुई थी। जो मंदोदरी वो जोधपुर की ही राजकुमारी हुआ करती थी, इसलिए मंदोदरी के शादी की चवरी भी यहाँ से मिली। और सब साथियों बात करते हैं आगे नाडौल, नाडौल सभ्यता की बात करें तो नाडौल सभ्यता पाली जिले में। ठीक है साथियों, फिर बात करें आगे तो नलियासर, ये आपको सिर्फ इतना याद रखना है किस जिले में है और कौन सी सभ्यता है। नलियासर तो ये हो जाएगा जयपुर। इसके बाद साथियों कुराड़ा, गरदड़ा बहुत हैं, लेकिन आप मोस्ट हैं उनको ही हम आपको लिखा रहे हैं जो कि परीक्षा में पूछी गई हैं या फिर पूछी जा सकती हैं। तो एक सभ्यता और लिख लीजिए आप, सोनारी, सोनारी सभ्यता झुंझुनू जिले में।
झुंझुनू जिले में। और साथियों फिर नैनवा, नैनवा इतनी बोस्ट नहीं है, आप लिख लो करोड़ोत सभ्यता। तो करोड़ोत सभ्यता मिली है कहाँ पर? जयपुर। ठीक है साथियों, फिर बात करते हैं एक सभ्यता और, नगर। नगर सभ्यता भी टोंक जिले में मिली है। इसका प्राचीन नाम था, वो था क्या? मालव नगर। ठीक है साथियों, और इसको नगर को एक इसका उपनाम और लगा लो आप, खेड़ा सभ्यता के नाम से भी इसको जाना जाता है। करदड़ा, बूंदी, गुरारा सीकर जिले में है, लेकिन इतना आपको याद रखना है क्योंकि अभी बहुत सारी सभ्यताएं हैं। तो आप एक सभ्यता और ऐड कर लीजिए यहाँ पर, वो है लिख सकते चंद्रावती। चंद्रावती सभ्यता। तो चंद्रावती सभ्यता आपको याद रखनी है कहाँ पर? झालावाड़ जिले में। झालावाड़ जिले में। ठीक है साथियों, इसके बाद और आपको ज़्यादा सभ्यताएं याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा लोड नहीं लें। प्रश्न इन्हीं से पूछा जाएगा, इनसे बाहर और नहीं पूछा जाएगा। बाकी और सभ्यताएं इसवाल, बांका, कोटरा, सिसोल, डाडा, थोरा, खानपुरा, कुंडा, लोदरबा, ओला, बहुत सारी सभ्यताएं हैं। लेकिन साथियों जो इम्पोर्टेंट हैं वो हमने आपको सारी यहाँ पर करवा दी हैं। अगर प्रश्न पूछेगा सभ्यताओं से तो इनसे ही पूछेगा, और 1 से 2 प्रश्न हर पेपर में पूछे गए हैं, तो इस बार भी ज़रूर पूछे जाएंगे। तो साथियों जो इस क्लास की जो आपको PDF है वो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़ जाएं। जो बेंसला क्लासेज नाम से आपको मिल जाएगा, बेंसला क्लासेज, उसकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और यहाँ फिर आप टेलीग्राम पर सीधे भी जाके सर्च कर सकते हैं बेंसला क्लासेस, तो वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो साथियों आपको याद रखना है, जो राजस्थान GK की हमारी क्लास है रोज़ शाम 4 बजे ही होगी, रोज़ शाम 4 बजे रोज़ होगी। ठीक है साथियों, इसके बाद जो रीजनिंग और हिंदी की क्लास हैं उनका टाइम भी अभी फिक्स कर दिया जाएगा। तो धन्यवाद साथियों, रीजनिंग क्लास का वेट कीजिए। हिंदी व्याकरण की और रीजनिंग क्लास भी आपको 1 से 2 घंटे बाद, यानी कि लगभग 6 बजे शाम को या फिर 8 बजे शाम को आपको मिल जाएगी। धन्यवाद साथियों, अपना प्यार और सपोर्ट बेंसला क्लासेज के साथ हमेशा बनाए रखें।